हाउस डैड का साहित्यिक जीवन। अध्याय 1। टैंक टॉप पहने एक लंबा मांसल आदमी अपने बिस्तर पर बहुत पसीना बहा रहा था और अचानक उसकी आंखों में उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ वह जोर जोर से सांस लेने लगा। मैं कौन हूं? यह कहाँ है? क्या मैं सचमुच मैं हूं? ये प्रश्न लगातार उसके मन में हलचल मचाते रहे क्योंकि वह व्यक्ति अपने मन में इन दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था। ठीक है, मैं लियोन हूं। जब मैं चट्टान से कूदा तो बिजली गिरने से मैं फंस गया, लेकिन मैं जीवित क्यों हूं? और यह यांगी कौन है? धीरे धीरे उसके चेहरे का पीलापन वापस आ गया और वह अधिक आत्मविश्वासी दिखने लगा। उसके दिमाग में अतीत की यादें एक साथ मिलकर उसकी आत्मा की गहराई में एक तीव्र दर्द लाती हैं, जिससे वह फिर से लगभग बेहोश हो जाता है। 2 आत्माओं के विलय के बाद लियोन धीरे धीरे शरीर के पिछले मालिक के अतीत और उस दुनिया को समझता है जिसमें वह वर्तमान में है। सही। बिजली गिरने के बाद वह सचमुच दूसरी दुनिया में स्थानांतरित हो गया है। बिजली ने उसकी आत्मा को दूसरे आयाम में प्रवेश करने में मदद की और अज्ञात समय के बाद इस आदमी के शरीर में निवास किया। हालांकि 2 आत्माओं का संलयन बंद नहीं हुआ है और संलयन के माध्यम से लियोन को यह विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाता है कि वह यही व्यक्ति है। चूंकि 2 आत्माएं प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लियोन की आत्मा ने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली और पूर्ववर्ती की आत्मा धीरे धीरे नष्ट हो गई और लियोन की आत्मा में विलीन हो गई। स्वाभाविक रूप से लियोन भी पुनर्जन्म से बहुत दूर है, क्योंकि यह दुनिया उस पृथ्वी से अलग है जिसे वह जानता था। यांग यी की यादों की जांच करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कई अंतर हैं। उदाहरण के लिए, इस ग्रह को पृथ्वी के बजाय ब्लू स्टार कहा जाता है और चीन का इतिहास बदल गया है। यद्यपि तांग, सोंग, युआन, मिंग और किंग जैसे बड़े राजवंश मौजूद हैं, लेकिन चीन पर विजय प्राप्त करने की शर्मिंदगी और चीन की बहाली का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति इतिहास में बिना किसी निशान के अनुपस्थित हैं। इसी तरह जिन गानों और फिल्मों से हम परिचित हैं, वे बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। हालांकि सामान्य विकास वही है, सामग्री में आश्चर्यजनक अंतर है। यह दुनिया बहुत समान फिर भी बहुत भिन्न लगती है। बहुत दिलचस्प। बहुत देर तक बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठे रहने के बाद वह नंगे पैर खड़ा होता है और संकीर्ण और छोटे बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम के शीशे में प्रतिबिंब में देखने पर उसे एक पीला और स्वस्थ चेहरा दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर वह थोड़ा सुंदर भी लगता है। हालांकि वह एंडी लाउ या निकोलस से जैसा नहीं दिखता है, जो युवा लड़कियों को चीखने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन इसमें चांग चेन की कुछ समानताएं हैं, जिनका चेहरा सीधा है और भौहें ऊपर की ओर झुकी हुई हैं। उनकी नाक का पुल भी लंबा और सीधा है, जिससे गंभीर और ठंडे स्वभाव का एहसास होता है। लियोन अपने पिछले जीवन में एक हत्यारा था और भेष बदलने की कला में निपुण था। एक भ्रष्ट अधिकारी या एक शर्मीले हाई स्कूल छात्र के रूप में पूरी तरह से कार्य करने में सक्षम। लेकिन लियोन के लिए इस चेहरे को स्वीकार करना कठिन है। शायद 60 से 70 साल में यह चेहरा बहुत लोकप्रिय होगा, लेकिन वर्तमान में तो इसके चेहरे को देखकर कम उम्र की लड़कियां भी भाग जाएंगी। TL लियोन के चेहरे के संबंध में भावनाओं के बारे में 2 पैराग्राफ हटा रहा हूं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। यह पूरे उपन्यास के लिए अप्रासंगिक है और जब इसका कोई मतलब नहीं बनता है तो इसका अनुवाद करना निराशाजनक है। यांग यी के जीवन को देखते हुए उसे तुरंत एहसास होता है कि यांग यी का जीवन कुछ भी सामान्य नहीं है। वह एक सैनिक था और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की उसकी पृष्ठभूमि थी। शरीर बहुत स्वस्थ है और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त है और अपने पिछले जीवन की आंतरिक साधना विधियों के लिए उपयुक्त है। बेशक इस शांतिपूर्ण दुनिया में हिंसा का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मार्शल आर्ट आत्मरक्षा का एक अच्छा रूप है। यांग यी के अतीत की ओर लौटते हुए वह 16 वर्ष की उम्र में सेना में शामिल हुए और 10 से अधिक वर्षों तक सेवा की। उनकी सैन्य रैंक कम नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनका एक जनरल के बेटे के साथ झगड़ा हुआ था, उन्हें एक मुक्का मारने के बाद बेईमानी से छुट्टी दे दी गई, जिससे उनकी पसलियां टूट गईं और उन्हें अस्पताल तक खून की उल्टी करनी पड़ी। छुट्टी मिलने के बाद
उन्होंने शिविर छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से उन्होंने बस लॉरी, निर्माण, अंगरक्षक और सुरक्षा जैसे सभी प्रकार के काम किए हैं। लियोन को एहसास होता है कि उसका पूर्ववर्ती एक बेहद ईमानदार व्यक्ति है, एक अच्छा इंसान जो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। लियोन ने फैसला किया कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं बन सकता। अपना सिर पीटते हुए कहा, अगर आप हमेशा हिंसा के बारे में सोचेंगे तो आपका कोई भविष्य नहीं होगा। लियोन ने आखिरकार सामान्य जीवन जीने के अपने सपने को हासिल कर लिया और लगातार भागते रहने के कारण वह फिर से अपराध का जीवन नहीं जीना चाहता। लियोन यांगी ने धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार किया और दर्पण में देखा। धीरे से अपने दिल में कहा, धन्यवाद और क्षमा करें, मैं इसके बजाय आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करूंगा। बिरंग 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 बिरंग। वह जिस गंदे अपार्टमेंट में रहता है उसकी दीवारें संकरी और पतली हैं। बैंक्स एक ड्रम बीट जैसा प्रतीत होता है और यांगी अवचेतन रूप से कुछ समझती है। वह अपनी मुट्ठी कसता है और चाकू पकड़ लेता है। हत्या के इरादे से कमरा भर जाता है। पापा, जल्दी से दरवाजा खोलो। एक धीमी और प्रसन्न ध्वनि कमरे में प्रवेश करती है और चारों ओर कंपन करती है। जिक्सी आपसे मिलने आई है। एक छोटे बच्चे की बचकानी आवाज यांगी के हत्या के इरादे को तुरंत हवा में गायब कर देती है। उसकी कोमल प्रेमपूर्ण देखभाल उसके शरीर की हर कोशिका से अनियंत्रित रूप से बाहर निकलती है और यह आदमी जो एक सामूहिक हत्यारे की तरह दिखता है, अचानक एक गले लगाने वाले टेडी बियर में बदल गया है। टीएल, यह बदसूरत है। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाए और अधिक उपन्यास पढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 2 यांगी की एक बेटी है और वह उसकी जैविक बेटी है। आत्माओं के मिलन के बाद यांग यी को इस मामले के बारे में पता है, लेकिन वह इतनी जल्दी उसका सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। यांग यी की सबसे महत्वपूर्ण चीज का इतनी जल्दी सामना करना। टीएल, अब से लेखक द्वारा लियोन का उपयोग शायद ही किया जाएगा क्योंकि आत्मा संलयन के बाद लियोन और यांग यी एक ही है। लियोन नाम बहुत बाद में वापस आएगा, लेकिन यह एक अलग संदर्भ में होगा। अपनी बेटी की आवाज सुनने के बाद यांग यी को एहसास हुआ कि वह उसके लिए अपनी भावनाओं को बुझाने में असमर्थ है। भले ही पिछला यांग यी एक हत्यारा था जो न तो स्वर्ग से डरता था और न ही नर्क से, और एक निर्दयी हत्यारा था, वह अभी कुछ हद तक परेशान महसूस कर रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है कि वह अपनी बेटी का सामना कैसे करेगा। उसे डर है कि वह उसे पसंद नहीं करेगी। हालांकि आवाज की खुशी ने उसके भीतर की भावनाओं को जगा दिया और वह अनजाने में दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने बड़ा लकड़ी का दरवाजा और बर्फीला स्टील का दरवाजा खोला और एक छोटा सा गाल उसकी नजर में आया। एक गाल जो परियों की कहानियों से मिलता जुलता है, सुंदर भौहें और जेड जैसी नाक जो उसकी माँ की तरह दिखती है, लेकिन उसकी बड़ी चमकदार आंखें और पतले चेरी होंठ जो यांग यी की नजरों से मिलते जुलते हैं। न केवल उसका लुक आकर्षक है, जिक्सी को उसकी माँ ने एक छोटी राजकुमारी की तरह तैयार भी किया था। सफेद मोजा और काले छोटे चमड़े के जूते के साथ हल्के गुलाबी फूल की कली की जालीदार स्कर्ट पहने हुए अतिरिक्त सुंदर और मनमोहक लग रही थी। जिक्सी सजने संवरने के बाद अपनी माँ की तरह संयमित व्यवहार नहीं करती है। 4 साल की छोटी बच्ची सक्रिय उम्र में है। अपने पिता को देखकर वह खुशी से उछल पड़ी और गले लगाने के लिए अपनी पतली छोटी भुजा ऊपर उठाई। जिक्सी की अपरिचित हरकत के कारण यांग यी जल्दी से नीचे झुक गई और उसे गले लगा लिया। पापा, जिक्सी ने आपको बहुत याद किया। छोटी लड़की एक बिगड़ैल बच्चे की तरह पिता की गर्दन से लिपटकर खुशी से हंसी और पूछा, क्या पापा को भी जिक्सी की याद आती थी? जिक्सी को नरम महसूस होता है, जैसे कि उसके पास कोई हड्डियां नहीं है और दूध की गंध भी आती है, लेकिन यांग यी को ऐसा लगता है जैसे वह दुनिया की सारी खुशियों को गले लगा रहा है। यांग यी ने उसके उत्साह को महसूस किया जिसने उसके जमे हुए दिल को पिघला दिया और अनजाने में उत्तर दिया, बेशक मैंने तुम्हें याद किया। शायद यह उसके पूर्ववर्ती के प्रभाव के कारण है, लेकिन वह जानता है कि जिक्सी 1 महीने से अधिक समय से नहीं आई है
क्योंकि उसकी माँ व्यस्त है। जिक्सी पिता के उत्तर से बहुत संतुष्ट थी। बच्चा खिलखिलाता है और मुस्कुराता है और पिता को एक राजकुमारी के उपहार के समान एक मीठा सुगंधित चुंबन देता है। यांग यी अचंभित हो गया, सिर नीचे कर लिया। उस बच्चे को देखा जो चारों ओर देख रहा था। उसके दिल में गर्व महसूस हुआ, यह मेरी बेटी है, यांग शी। भले ही मूल यांग यी आत्मा संलयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यांग यी ने जिक्सी को अधिक से अधिक पसंद करना शुरू कर दिया और उसके प्रति उसकी सतर्कता और सुरक्षा पूरी तरह से गायब हो गई। थोड़ी देर तक जिक्सी के साथ बातचीत करने के बाद यांग यी को एहसास हुआ कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति गायब था। मो फेई नहीं आए? उसने कुछ निराश स्वर में पूछा, लेकिन उसके दिल में गुप्त रूप से उसकी यादें ताज़ा हो गईं। उनकी कहानी एक लंबी कहानी है, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो यांग यी और मो फी का रिश्ता एक संयोग है और एक रात के बाद वह जिक्सी से गर्भवती थी। हालांकि मो फी ने गर्भपात कराने का विकल्प नहीं चुना और मनोरंजन उद्योग से सेवानिवृत्त होने का इरादा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को जन्म देने के लिए गुप्त रूप से विदेश चली गईं। यह केवल 2 साल बाद था जब यांग यी काम करने के लिए जियांगचेन गया और मो फी से टकराया और उसे पता चला कि वह पिता बन गया है। चूंकि बच्चे को अपने पिता की जरूरत है, मो फी जिक्सी को यांग यी के साथ फिर से जुड़ने की अनुमति देने को तैयार थी, लेकिन चूंकि स्थिति में अंतर था, तब से यांग यी और मो फी के रिश्ते में कोई प्रगति नहीं हुई। मो फी के चचेरे भाई और निजी सहायक मो जियाओजुआन ने भी यांग यी को इस बेकार और घृणित आदमी से बहुत घृणा की। मो जियाओजुआन, जो जिक्सी को यहाँ लाए थे, ने अधीरता से कहा, फेईफी अपने नए गाने में व्यस्त है और उसके पास आपको देखने के लिए कोई खाली समय नहीं है। मो जियाओजुआन यांग यी के साथ मित्रता करने को तैयार नहीं है और मो फी के करियर में रुकावट डालने के लिए उसे दोषी ठहराता है और अपने सभी नुकसानों के लिए उस पर आरोप लगाता है। मैं तुम्हारे पास जिक्सी लाया हूं और मुझे वापस लौटना है। फेईफी जी, बड़ी बहन का आज पूरा कार्यक्रम है। उसने जिक्सी को छोटा बैग दिया और धीरे से कहा, ए जिक्सी, चाची को अब जाना होगा, अलविदा। परसों मौसी फिर तुमसे मिलने आएंगी। जिक्सी, जो अपने पिता की बाहों में थी, केवल हंसी और मो जियाओजुआन को अलविदा कहा। जियाओजुआन घूमा और खुशी से चला गया, लेकिन उसने यांगई की ओर कुछ नहीं कहा या देखा। चीख चीख चीख। पुराना छत का पंखा धीरे धीरे घूमने लगा। मो जियाओजुआन के चले जाने के बाद यांग यी घर पर अकेले बच्चे का सामना कर रहा था। अचानक वह घबरा गया, उसे नहीं पता कि क्या करना है। जिक्सी बिस्तर पर बैठती है और अपने पैरों को धीरे धीरे घुमा रही है। बच्ची अपनी चमकदार और बुद्धिमान बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए आगे पीछे चलते पिता को देखती है, अपने कानों और गालों को छूती है, समझ नहीं पाती कि वह क्या कर रहा है। अपनी ही बेटी का सामना करना, इस दुनिया में सबसे शुद्ध बच्चा यांग यी अज्ञानी है, कहना नहीं जानता। इसके अलावा वह नहीं जानता कि छोटी बच्ची की देखभाल कैसे की जाए। जिक्सी, क्या तुम पानी पीना चाहोगी? 2 मिनट बाद उसने फिर पूछा। जिक्सी ने अभी अभी एक बड़ा कप पिया था, एक डकार ली। नहीं चाहता, नहीं चाहता। जिक्सी पानी नहीं पीना चाहता, काफी भर गया है। अजीब लग रहा था। यांग यी गुप्त रूप से चिंता करती है। जिक्सी ने पलटकर अपना छोटा बैग खोला। पापा, आप आएं और देखें। जिक्सी ने खुशी से एक बड़ी स्केच बुक निकाली। यांग यी को इसे देखने के लिए कहा, मैं इसे बनाता हूं। लंबे समय तक ड्रा करें। स्केच बुक के अंदर एक बहुत ही खुरदरा रंग का स्केच है। पेज पर एक गोल सूरज है, नीचे एक भूरे रंग का घर है, सामने घर के लॉन पर, लेकिन उसी छोटी आकृति वाले 3 स्टिकमैन भी खड़े हैं। यांग यी बिस्तर के पास बैठ गई। जिक्सी अपने पिता की बाहों में छिप गई, अपने पिता की बाहों में आरामदायक स्थिति की तलाश में थी। यह जो स्केच है, वह बहुत ही खुरदरा रंगीन पेंसिल स्केच है। अंतरिक्ष में एक गोल सूर्य बना हुआ है, नीचे एक भूरे रंग का घर है, सामने घर के लॉन पर 3 ईंधन की छड़ें भी एक छोटी सी आकृति में खड़ी हैं। बड़े स्वर के ढीले यांग यी ने बिस्तर के पास बैठने के अवसर का लाभ उठाया है। जिक्सी तुरंत पिल्ला के साथ समान है।
पिता की बाहों में छिप गया। पिता की बाहों में आरामदायक मुद्रा निर्भरता की तलाश की। उसे डर है कि उसके पिता स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, इसलिए वह परिचय देने के लिए छोटी आकृति की ओर इशारा करती है। यह जिक्सी है, यह पापा है, यह माँ है। 3 छोटी आकृतियां हाथ पकड़कर लॉन में खड़ी हैं। सबसे छोटी जिक्सी बीच में खड़ी है। उसने पिता और माँ का हाथ पकड़ रखा है। चित्र कैसा दिखता है, इस पर हम फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अपनी ही गोद में बैठा बच्चा यांग यी थोड़ा घबराया हुआ है, लेकिन बहुत खुश भी है। न जाने क्यों जिक्सी को सुनकर मासूमियत के शब्द सामने आ रहे हैं। बहुत गर्मजोशी से सोचता है, यांग यी मानो दिल से इस सुखद स्वाद से जुड़ा हुआ था। शायद इस तरह जीना अच्छा है। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाए और अधिक उपन्यास पढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 3 तर्कसंगत रूप से कहें तो जिक्सी की ड्राइंग सिर्फ एक छोटे बच्चे की ड्राइंग है, लेकिन सामग्री को देखते हुए उसमें थोड़ी प्रतिभा हो सकती है। यांग यी की आंखें चमक उठीं और बच्चे की प्रशंसा करने और उसे प्रोत्साहित करने के बाद उसने पूछा, जिक्सी क्या तुम चाहती हो कि पिताजी तुम्हें चित्र बनाना सिखाए? अपने पिछले जीवन में यांग यी ने सभी प्रकार के विषयों को सीखा था और उनमें पारंगत है, ताकि वह विभिन्न परिस्थितियों में खुद को ढाल सकें और छिपा सकें। यह कहा जाना चाहिए कि एक हत्यारे का काम शायद सबसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में से एक हो सकता है। बड़ी संख्या में लोगों और व्यवसायों के बीच छिपने की क्षमता आसान नहीं है। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा वांछित होने के बावजूद यांग यी को एक बार भी नहीं पकड़ा गया। यांग यी को चित्रकारी करना पसंद नहीं है, लेकिन संगीत में रुचि है। वह अक्सर अपने खाली समय में संगीत सुनते हैं और फिल्में देखते हैं। अपने सुरक्षित घरों को पेंटिंग और प्रशिक्षण से सजाने के अलावा उन्होंने अन्य चीजों की परवाह नहीं की है, लेकिन जिक्सी के सामने दिखावा करने के लिए उनकी क्षमता ही काफी है। जबकि जिक्सी हैरान भाव से देख रहा है, वह काली कलम उठाता है और धीरे से चित्र बनाता है, जिससे चित्र बनाने वाली छोटी लड़की के बाल लंबे हो जाते हैं। उसके चेहरे पर एक चबी अभिव्यक्ति जोड़ना और फूल कली गॉज स्कर्ट, लंबी ट्यूब पेंटीहोज और छोटे चमड़े के जूते का सेट जोड़ना, जो कि जिक्सी ने वर्तमान में ड्राइंग में छड़ी की आकृति में पहना है। वह चित्र में हवा और पानी के हल्के छींटों का भ्रम भी पैदा करता है। पापा अद्भुत हैं। जिक्सी ड्राइंग की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकती और अपने दिल में पिता की पूजा करती है। यांग यी अपनी बेटी की प्रशंसा सुनता है और अपने दिल में उपलब्धि की भावना महसूस करता है। हालांकि यांग यी जिक्सी के खुशी के मूड को खराब नहीं करना चाहता है, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछता है, जिक्सी देखो पिता ने किसने चित्र बनाया है। मुझे पता है कि यह जिक्सी है। जिक्सी खुशी से कहती है कि चित्र में दिख रही लड़की वह है और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वह अपने पिता को गले लगाती है और खिलखिलाती है। दोपहर के लगभग शेष समय में यांग यी और जिक्सी ने एक साथ चित्र बनाने में समय बिताया। आप जिक्सी की प्रसन्न हंसी लगातार सुन सकते हैं। हालांकि वह नहीं जानती कि उसके पिता वास्तव में उससे अधिक खुश हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसने जिक्सी को रुलाया नहीं है। शायद जिक्सी को पता है कि उसके वर्तमान पिता सरल और दयालु पिता नहीं है, जैसा कि वह पहले जानती थी, लेकिन मासूम जिक्सी केवल यह जानती है कि उसके पिता हैं और उन्हें अपने परिवर्तनों के बारे में कोई संदेह नहीं होगा। वह यह सवाल नहीं करेगी कि उसके पिता चित्र बनाने में इतने कुशल क्यों हैं, जबकि पिछली बार जब वह अपने पिता के साथ चित्र बनाती थी तो वह इतनी अच्छी तरह चित्र नहीं बना पाते थे। नन्ही बच्ची अब बनी अपने पापा की फैन। खुशी का समय जल्दी बीत जाता है और जैसे ही सूरज डूब रहा होता है, खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइटें चालू हो जाती हैं। जिक्सी थकी हुई है क्योंकि वह अभी भी छोटी है और अपने पिता की बाहों में सो गई है। यांग यी सावधानीपूर्वक उसे बिस्तर पर ले जाती है और लिटा देती है। अप्रैल में मौसम थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए उसने अलमारी में खोजा और एक तौलिया पाया जिसका उपयोग उसने जिक्सी के लिए एक कंबल के रूप में किया। अभी तक सब कुछ अच्छा है, लेकिन समस्या यह है कि रात के खाने में क्या खाया जाए।
जिस अपार्टमेंट में वह रहता है वह वर्तमान में लगभग 20 वर्ग मीटर का है और हर कमरा छोटा है। रसोई घर विशेष रूप से संकीर्ण है। उसके विशाल शरीर के कारण घर के चारों ओर घूमना परेशानी भरा हो गया है। अपने पिछले जीवन में वह अच्छी तरह से रहता था और एक विशाल हवेली में रहता था। खाना पकाने के संबंध में पिछले यांग यी ने केवल सेना में खाना बनाना सीखा था, लेकिन अपने पिछले जीवन में यांग यी अकेले रहते थे और चीनी भोजन से लेकर पश्चिमी व्यंजनों तक सभी प्रकार के व्यंजन पकाना सीख चुके थे। अब वह केवल जिक्सी के लिए उत्तम भोजन पकाना चाहता है। हालांकि वह अपना सिर खुजलाने लगा। यहाँ तक कि सबसे अच्छा रसोइया भी सामग्री के बिना खाना नहीं बना सकता। रेफ्रिजरेटर में केवल कुछ अंडे और सॉसेज बचे हैं। चावल के जार में बचे चावल भी पुराने हैं। यहाँ तक कि अगर वह इसे खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करता है तो भी वह इसका स्वाद मोम जैसा ही बना पाएगा। वह किराने की दुकान पर जा सकता है, लेकिन आने जाने में लगभग 30 मिनट लगते हैं, लेकिन जिक्सी को घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगता। इसलिए फिर समस्या यह है कि वह क्या खाए। आसपास कई रेस्तरां और स्ट्रीट स्टॉल हैं, लेकिन वे गंदे हैं। यांग यी की दृश्य रेखा अंतः कोने में इंस्टेंट नूडल्स के बक्सों पर महसूस हुई। इंस्टेंट नूडल्स वह भोजन है जिसे पिछला यांग यी अपनी रात की पाली के बाद खाता था और वह थका हुआ और भूखा है। इंस्टेंट नूडल्स अकेला भोजन है और यह उन लोगों का अच्छा दोस्त है जो सो नहीं सकते। इंस्टेंट नूडल्स के इन बक्सों को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपने सभी अकेले समय के बारे में सोच सकता है और दुखी होकर दिल से भावनाओं के साथ आह भर सकता है। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाए और अधिक उपन्यास पढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 4। छोटे से अपार्टमेंट में जब यांग यी रसोई में काम में व्यस्त थी तो एक खुशबू धीरे धीरे बेडरूम में चली गई क्योंकि वेंटिलेशन बहुत खराब था। बिस्तर पर रेशम जैसे गालों वाली सोई हुई सुंदरी की तरह सो रहा छोटा बच्चा अचानक शर्मा जाता है। शायद आकर्षक सुगंध के कारण बच्चे की छोटी नाक थोड़ी हिलती है और एक लालची छोटी जीभ उसके मुंह से बाहर निकलती है और उसके होठों को चाटती है। रसोई में यांग यी हलचल कर रही है। जैसे ही आग की लपटें सॉस पैन के नीचे से निकलने की पूरी कोशिश करती हैं, स्वाद पैकेज तिल के तेल के साथ मिश्रित होने पर समृद्ध सुगंध चारों ओर फैल जाती है। फिर यांग यी सॉसेज को एक समान स्लाइस में काटने के लिए आगे बढ़ती है। इस समय यांग यी का कान हिल गया और उसने जिक्सी के शयन कक्ष की दिशा से सुसुसु ध्वनि सुनी। वह अपनी धुंधली नींद भरी आंखों को मलते हुए नंगे पैर चलते हुए बच्ची को देखता है। जिक्सी उत्सुकता से अपने पिता की तलाश करती है और चिल्लाती है, पापा 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 यहाँ हैं। अयांगई जल्दी से जिक्सी के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। अपने पिता की बाहों में जिक्सी को राहत महसूस होती है और वह धीरे धीरे अधिक शांत हो जाती है। अपने पिता की गर्दन को गले लगाते हुए वह चिल्लाती है और कहती है, पापा जिक्सी पेट भूखा है। पापा आपके लिए रात का खाना बना रहे हैं। अयांगई जिक्सी को उसके बाल सीधे करने में मदद करती है और मुस्कुराहट के साथ उसे सांत्वना देती है। जैसे ही जिक्सी उसे खाना बनाते हुए देख रही थी, यांग यी अपनी तकनीक दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। उसे अंडे धोते और इधर-उधर उछालते हुए देखकर जिक्सी धीरे से हांफने लगती है। फिर वह रसोई का चाकू उठाता है और अंडा बिना दरार के चाकू पर गिर जाता है। जिक्सी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह अपना दाहिना हाथ हिलाता है और अंडा हवा में उड़ जाता है और अंडे के छिलके को काटने के लिए चाकू का उपयोग करता है, जिसके परिणामस्वरूप अंडे के 2 पूर्ण हिस्से बन जाते हैं। बहुत खूब। जिक्सी अपना मुंह चौड़ा करके चिल्लाती है और जल्दी से एक महिला की तरह अपना मुंह ढक लेती है। यांग यी ने वास्तव में पहले इन चालों का अभ्यास नहीं किया था और उन्हें केवल फिल्मों और ऑनलाइन वीडियो में देखा था। हालांकि चूंकि वह शाही ब्लेड तकनीक से प्रशिक्षण लेते थे, इसलिए ऐसी मार्शल आर्ट उनके लिए बच्चों का खेल है। खुश जिक्सी को देखकर वह संतुष्ट महसूस करता है और धीरे धीरे अंडे को सूप में डालता है। वह उबलते सूप को बर्तन के ढक्कन से ढक देता है
और नूडल्स में हरा प्याज मिला देता है। जब पापा पत्ता गोभी उबाल लें तो हम खाना खा सकते हैं। यांग यी इंस्टेंट नूडल्स का बर्तन लिविंग रूम में ले गई और उस बच्चे को याद दिलाया कि यह गर्म है। जिक्सी ने लालच से हवा में मौजूद खुशबू को चूसा और अपने पिता के पीछे पीछे लिविंग रूम में चली गई। ढक्कन उठाकर यांग यी ने खुशबू महसूस की। इसकी खुशबू अच्छी है। जिक्सी, हम अभी खा सकते हैं। जिक्सी का पेट गुर्राता है और वह अधीरता से उठ जाती है। जिक्सी समझदार है और वह अपने पिता को बर्तन धोने में मदद करती है, अपना विशेष स्टूल निकालती है और आज्ञाकारी रूप से उस पर बैठकर अपने भोजन का इंतजार करती है। जिक्सी नूडल्स के बर्तन को देखती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। यांग यी ने अपनी खाना पकाने की तकनीक से अंडे को एक आकर्षक दिल का आकार दिया है, जो एक कलाकृति की तरह दिखता है। जिक्सी ने यांग यी को उसके लिए एक और अंडा उठाते हुए देखा और वह तुरंत चिल्लाई, मुझे वह चाहिए, मुझे वह चाहिए। ऐसा लगता है जैसे बच्चे आकर्षक चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। सौभाग्य से यांग यी ने इसके लिए जल्दी तैयारी कर ली और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए उसके लिए अंडे निकालने के लिए सूप करछुल का उपयोग किया। जिक्सी उत्सुकता से देखती है, चिंतित है कि अंडा नष्ट हो जाएगा। अंडे ले जाने के बाद उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। जिक्सी पिछले 6 महीनों से अपना खाना अकेले ही खा रही है, क्योंकि मोफेई अपनी वापसी की तैयारी कर रही थी और उसके पास उसकी देखभाल के लिए समय नहीं है। कभी कभी जिक्सी को काम करते समय मोफेई के रिकॉर्डिंग रूम में खाना और खेलना भी पड़ता है। जिक्सी अपने कटोरे को देख रही है और खाने में झिझक रही है। पापा, क्या हम अंडा नहीं खा सकते? यह बहुत सुंदर है। यांग यी हंसती है और अंडा उठाती है। आप पहले थोड़ा खाने की कोशिश करें। जिक्सी ने एक छोटा सा टुकड़ा खाया और अंडे की जर्दी उसके मुंह के कोनों से बहने लगती है और एक बूंद उसके कपड़ों पर दाग लगा देती है, जिससे वह डर जाती है। यांग यी एक कागज के तौलिए के साथ बाहर आती है और अपने कपड़ों से दाग साफ करती है, लेकिन उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जिक्सी दुखी है। हालांकि जिक्सी की आंखें चमक उठीं, उसकी छोटी जीभ लालच से कोने को चाटने लगी। बहुत स्वादिष्ट। यह मध्यम अच्छी तरह से पका हुआ अंडा, स्वाद अति सुगंधित, स्वाद सबसे अच्छा है। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाए और अधिक उपन्यास पढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 5, स्वादिष्ट। जिक्सी को यह सचमुच पसंद है। अब बच्ची अपनी विशेष कुर्सी पर बैठकर खुशी से अपने उभरे हुए पेट को थपथपाती है और अपने पिता की ओर देखकर मुस्कुराती है। उसके कटोरे में कुछ बचे हुए नूडल्स हैं, क्योंकि वह अपना रात्रिभोज समाप्त नहीं कर सकी। कल पापा किराने की खरीदारी के लिए जाएंगे और आपके लिए और भी स्वादिष्ट खाना बनाएंगे, यांग यी मुस्कुराते हुए कहते हैं और वह अपने दिल में बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं। जब वह अकेले थे तो उन्होंने केवल अपने लिए खाना बनाया और अपने खाना पकाने की प्रशंसा की, लेकिन अब अपनी बेटी की प्रशंसा के साथ उन्हें उपलब्धि की भावना महसूस होती है, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसकी भूख बढ़ जाती है और वह बचा हुआ खाना जिक्सी के कटोरे में खत्म कर देता है। हालांकि यांग यी ने कहा कि वह कल खेलने के लिए जिक्सी को मनोरंजन पार्क में लाएगा, वह आज रात का समय कैसे व्यतीत करेगा? क्या वह पूरी रात जिक्सी के सामने बैठा रह सकता है और एक दूसरे को घूरता रह सकता है? अपार्टमेंट के पास बच्चों के लिए खेल का मैदान है, लेकिन वह उसे वहां नहीं लाना चाहता। जिक्सी, पापा आपको कहानी बताओ, ठीक है? यांग यी जिक्सी के बालों को तौलिए से सुखाते हुए कहती है। स्नान करने के बाद जिक्सी एक आज्ञाकारी और शांतिपूर्ण छोटी लड़की में बदल गई है, जो अपने पिता को अपने बालों में कंघी करने देती है। बच्ची को मोफी के जीन विरासत में मिले हैं और वह पहले से ही अपने लंबे सीधे बालों के साथ एक छोटी लड़की के रूप में भी आकर्षक दिखती है। हालांकि वह केवल 2 दिनों के लिए अपने पिता के घर खेलने आ रही है, उसकी मां ने कपड़ों से भरा एक बड़ा सूटकेस तैयार किया है। अंदर पायजामा के कई सेट हैं और जिक्सी अब एक सुंदर गुलाबी पायजामा पहन रही है, जिस पर एक खरगोश मुद्रित है।
जिक्सी इसे पहनना चाहती थी और उसने उसे बताया कि यह उसका पसंदीदा कार्टून चरित्र है। इससे यांग यी को एक विचार आया, क्या उसके पिता भी उसे कोई कहानी सुनाएंगे? जिक्सी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पिता ने उसे पहले कभी कोई कहानी नहीं सुनाई थी और हमेशा उसकी माँ ही थी जो सोते समय उसकी कहानियाँ पढ़ती थी। हालांकि जिक्सी अभी भी उत्साहित है क्योंकि उसके पास सोने से पहले सुनने के लिए एक कहानी है। जिक्सी को कहानियाँ सुनना सबसे ज्यादा पसंद है। वह उसे कौन सी कहानी सुना सकता है? पिछला यांग यी केवल लोगों को मारना जानता था, परियों की कहानियों के बारे में तो मत सोचो, उसका बचपन भी नहीं था। उन्होंने एंडरसन और ग्रिम की परियों की कहानियों जैसी कहानियों के बारे में सुना है, लेकिन उन्होंने इन किताबों के एक भी पन्ने को नहीं देखा है। इसलिए यांग यी प्रेरणा के लिए केवल फिल्मों की ओर देख सकती हैं। सौभाग्य से उन्होंने कुछ एनिमेटेड फिल्में देखी थीं और एक फिल्म प्रेमी के रूप में उन्होंने उनमें से बहुत सारी फिल्में देखी हैं। खांसी यांग यी ने कुछ चिंतित महसूस करते हुए अपना गला साफ किया। उसने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक द्वीप में जो विशाल समुद्र से घिरा हुआ था, एक बेहद खूबसूरत अरेंडेल साम्राज्य था। वहां 2 मनमोहक और सुंदर छोटी राजकुमारियां रहती थीं। विवरण सुनने के बाद जिक्सी की कल्पना शक्ति तीव्र हो गई। यांग यी की याददाश्त हमेशा अच्छी रही है और वह चीजों को एक बार देखने के बाद ही याद रख पाते थे। उन्होंने आगे कहा, बड़ी बहन का नाम एल्सा है, जबकि छोटी बहन का नाम एना है। एना बहुत चंचल है और उसे इधर-उधर दौड़ना बहुत पसंद है। वह अक्सर अपनी बड़ी बहन को भी उसके साथ खेलने के लिए कहती है। हाँ, यांग यी जो कहानी बता रहे हैं, वह उनकी दुनिया की बेहद लोकप्रिय एनिमेटेड फिल्म फ्रोजन है। जिक्सी ने उत्सुकता से पूछा, नाम अमेरिका के नामों जैसे क्यों लगते हैं? इस दुनिया का अमेरिका अतीत के अमेरिका के समान है। यांग यी और जिक्सी का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन वह अमेरिकी नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं थे क्योंकि मोफी ने जिक्सी को चीन के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया था। यांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, वे अमेरिकी नहीं हैं, लेकिन वे विदेशी हैं। यांग यी ने आगे कहा, वास्तव में बड़ी बहन एल्सा में जादुई क्षमता है और वह अपने जन्म के बाद से ही बर्फ और बर्फ बनाने में सक्षम है। अपनी बाह के एक झटके से वह इसे बर्फ बना सकती है। जिक्सी अपने पिता की बाह को इधर-उधर झूलते हुए देखती है और बर्फ गिरने की कल्पना करती है, बहुत ईर्ष्यालु महसूस करती है। जादू अद्भुत है, लेकिन खतरनाक भी है। एक रात एना को नींद नहीं आई और उसने अपनी बहन को जगाया और उससे उसके लिए एक स्नोमैन बनाने के लिए कहा। जिक्सी को पता है कि स्नोमैन क्या होता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उत्साहित महसूस करती है। इसके बाद यांग यी ने वर्णन किया कि कैसे एल्सा अन्ना को खेलने के लिए बाहर ले आई। उसने बड़ी मात्रा में स्नोमैन बनाए और ओलाफ को जीवित कर दिया और उसे चारों ओर आइस स्केट बनाया। यांग यी की साहित्यिक वर्णनात्मक शक्ति बहुत मजबूत है और वह आसानी से जिक्सी को यह देखने की अनुमति दे सकती है कि कहानी में उसकी कल्पना के साथ क्या हो रहा है। जिक्सी को अब बहुत ईर्ष्या महसूस हो रही है और उसने कहा, जिक्सी ने अब तक मामा की अनुमति नहीं देने से पहले उसके साथ नहीं खेला है। यांग यी का उत्तर है कि बर्फ से खेलना खतरनाक है, भले ही आप बहन अन्ना से भी बड़े हों। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जिक्सी को पता चलता है कि अन्ना को कैसे चोट लगी है और वह अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लेती है। सौभाग्य से वह यह भी जानती है कि दादाजी ट्रोल के पास ऐसी दवा है जो अन्ना को बचा सकती है, लेकिन अन्ना की यादें खो जाएंगी। उदास महसूस करते हुए जिक्सी की आंखें नम होने लगती हैं। यांग यी धीमी और गहरी आवाज में बात जारी रखते हुए बताते हैं कि अन्ना कैसे जागती है और राजा ने एल्सा से कहा कि वह अब अपनी शक्तियों का उपयोग न करे। फिर महल के सभी नौकरों को बर्खास्त कर दिया और एल्सा और अन्ना को अलग कर दिया। रात भर में एना ने अपनी बहन एल्सा की सारी यादें लगभग खो दीं और एल्सा सारा दिन अपने कमरे में बंद होकर बिताती है, फिर कभी एना के साथ नहीं खेलती। भले ही एना दरवाजे के बाहर गाती हो, एल्सा अपने दिल में जानती है कि वह अन्ना के साथ नहीं खेल सकती उसकी भलाई के लिए।
जिक्सी अचानक रोने लगती है क्योंकि वह खुद को अन्ना जैसा महसूस करती है। मोफी की स्थिति के कारण जिक्सी भी अन्य बच्चों के साथ नहीं खेल सकती। पापा, क्या करें? क्या करें? जल्दी से अन्ना की मदद करें, जिक्सी उत्सुकता से पूछती है और एक ही समय में धीरे से रोती है। यांगी जल्दी से बैठती है, बच्चे को छाती से लगाती है, उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरती है। चिंता मत करो, कहानी खत्म नहीं हुई है, रात बहुत लंबी है। यांगी इस कहानी को तब तक बताने के लिए तैयार है जब तक कि जिक्सी सो न जाए।